नमो नमः। ज्ञान में विदे यूट्यूब चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कक्षा में हम पढ़ेंगे शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड प्रश्न पत्र के लिए, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अध्याय 4, जिसका शीर्षक है ममता का विष। एक एकांकी है, एकांकी सरोवर से नाम से आपकी पुस्तक चलती है। एकांकी सरोवर, इसे अध्याय 4 ममता का विष, जिसके एकांकीकार है श्री विष्णु प्रभाकर जी। इनके जीवन के बारे में कुछ बातें हैं वो पहले हम जान लेते हैं, फिर मूल एकांकी का अध्ययन है हम करेंगे। इनका जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरनपुर में हुआ था। 21 जून 1912 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के गांव मीरनपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो देखिए प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके गांव मीरनपुर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो मीरनपुर में हुई थी, लेकिन इनके घर की जो माली हालात थी वो ठीक न होने के कारण ये अपने आगे की पढ़ाई वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और अपने मामा के पास है वो हिसार चले जाते हैं। वहाँ पर रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई वो जारी की थी। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें सरकारी नौकरी भी है वो करना पड़ा था, लेकिन इनकी रुचि है वो पढ़ने में अत्यधिक रहती थी, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को है वो छोड़ा नहीं था और बाद में अपने मामा के घर चले जाते हैं और गृहस्थी चलाने के लिए इन्हें सरकारी नौकरी भी करनी पड़ती है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में इन्होंने है वो कार्य भी किया था, जिनसे इनको जो मेहनताना है वेतन है वो मात्र 18 रुपये है वो मिलते थे। लेकिन मेधावी और लगनशील, अत्यधिक इंटेलिजेंट थे, होशियार थे और इनकी लगनशील जो प्रवृत्ति थी जिसके कारण विष्णु जी है इन्होंने अपनी पढ़ाई को है वो छोड़ा नहीं था, जारी रखा था और हिंदी में प्रभाकर और संस्कृत में हिंदी भूषण की उपाधि है वो इन्होंने प्राप्त की थी और अंग्रेजी में बीए की डिग्री भी इन्होंने ली थी। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का है वो बहुत ही गहरा प्रभाव है वो पड़ता है। इसके चलते उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया। उन्होंने लिखने का जो कार्य है वो किया था, इसमें जो महात्मा गांधी थे उनके विचारों का प्रभाव रहता है और जो अपनी लेखनी के माध्यम से अपने एक उद्देश्य भी इन्होंने बना लिया था, जो आज़ादी के लिए सतत निरंतरशील है वो रही है, संगत रही है। अपने दौर के लेखकों में प्रेमचंद, यशपाल जी है, जैनेन्द्र जी, यज्ञ जी जैसे महारथियों के सहयात्री ये रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी है। हिंदी साहित्य जगत में इनकी एक अपनी अलग पहचान है। विष्णु प्रभाकर जी ने अपना पहला नाटक लिखा हत्या के बाद इनका पहला नाटक है। हिसार में नाटक मंडली में भी इन्होंने काम है किया है और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका का माध्यम है वो बनाया है। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए थे 47 के बाद में और सितंबर 1955 में इन्होंने आकाशवाणी में भी है वो कार्य किया था। आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर है इन्हें नियुक्त किया गया था, जहां इन्होंने 1957 तक है वो कार्य किया था। 1955 में दिल्ली में आकर आकाशवाणी के नाट्य निर्देशन के बतौर कार्य किया था और जहां पर इन्होंने है 1957 तक है वो कार्य किया। वर्ष 2005 में वे तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन के कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की थी। वर्ष 2005 में ये सुर्खियों में रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी कि इन्होंने कि जो राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध में है अपने जो पद्म भूषण की जो उपाधि थी उन्हें लौटाने की इन्होंने घोषणा की थी। तब 2005 में ये सुर्खियों में रहे हैं। इनका आरंभिक नाम था विष्णु दयाल था। एक संपादक ने इन्हें प्रभाकर उपनाम दिया था, उपनाम रखने की सलाह दी थी
विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, हिंदी साहित्य को भरा है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कहानी संग्रह भी इनके हैं, आत्मकथा भी है, जीवनी है, यात्रा वृतांत है और बहुत सारी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी को निरंतर संघर्षरत है वो रखा है, जिसका परिणाम यह है कि इन्होंने है वो हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाने में अपनी अहम भूमिका है वो निभाई है। दिवाली इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपने लेख लिख रहे। 1931 में इन्होंने 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन, इनकी जो पहली कहानी है मिलाप 1931 में 1931 में मिलाप पत्रिका में है वो छपने के साथ ही इनकी लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ था। 1931 में इनके दिवाली के दिन नाम से पहली कहानी है वो छपी थी, जिससे इनके लेखन का कार्य का सिलसिला है वो शुरू होता है और वह 8 दशकों तक है वो निरंतर चलता रहा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए वे शरद को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए। उन्होंने बांग्ला तक भी सीखी और जब जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। इन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी तो इनको बहुत करीब से जानने के लिए वो इन सब जगहों पर गए जहाँ से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का संपर्क रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने इनकी जीवनी लिखने के लिए है वो बांग्ला भाषा का अध्ययन तक किया था, इसको भी सीखा था। और जब ये शरत की जीवनी है जब छपी तो विष्णु प्रभाकर जी की है वो धूम मच गई। इनको एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई, एक नई पहचान है वो इनकी बनी। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय है वो बन गए हैं। विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा जो इनकी पहचान बन गई है। अभी जो वर्तमान समय में NCERT का कोर्स लगा है 11वीं कक्षा में ये लेसन भी शुरू है। आवारा मसीहा नाम से इनकी ये एकांकी है वो अभी पाठ्यक्रम में शामिल भी की गई है। तो आवारा मसीहा इनकी पहचान का पर्याय है वो बन गई थी। बाद में अर्धनारीश्वर और उन्हें बेशक साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो दिया गया हो, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उनका एक अलग ही मुकाम है वो स्थापित कर दिया था। एक अलग ही प्रतिष्ठा इनको मिली थी, एक अलग ही पहचान है वो आवारा मसीहा के माध्यम से मिली थी। भले ही बाद में इन्हें अर्धनारीश्वर पर है वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो क्यों न दिया गया हो। विष्णु प्रभाकर जी ने अपने वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी। अपने शरीर का उन्होंने चाहते थे कि मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर का है वो सदुपयोग किया जाए, तो अपनी वसीयत में उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों को दान करने की बात भी है वो लिखी थी। इसलिए उनका अंतिम संस्कार है वो नहीं किया गया था, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को सौंप दिया गया था, ताकि वहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो विद्यार्थी है उन्हें भी है उनके शरीर का एक सदुपयोग करने का सुअवसर है वो प्राप्त हो सके। इनकी अगर रचनाओं की अगर हम बात करें, विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं की हम बात करें तो उपन्यास में उन्होंने ढलती रात, स्वपनमयी, अर्धनारीश्वरी, क्षमादान और दो मित्र, पाप का घड़ा और होरी, ये इनके उपन्यास हैं। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं जिसमें हत्या के बाद, अभी मैंने बात की थी हत्या के बाद इनका पहला नाटक है वो 1931 में है वो 1931 में तो इनका दिवाली के दिन है वो पहले कहानी छपी थी। तो हत्या जो इनका नाटक है, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, बाहर एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये इनके क्या है नाटक रहे हैं। कहानी संग्रह, संघर्ष के बाद इनका कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने आदि और अंत, ये इनके कहानी संग्रह है। आत्मकथा पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। जीवनी इन्होंने लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित जीवनी लिखी है। कौन सी? आवारा मसीहा, यात्रा वृतांत, ज्योतिपुंज हिमालय, यमुना गंगा के नेहर में, इनको कई सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी ले दिया गया है, मूर्ति देवी सम्मान भी इन्हें मिला
गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ था। निधन 11 अप्रैल 2009 को इनका निधन हुआ था। इनकी जो ये एकांकी है ममता कवि, बहुत ही सुंदर एकांकी है, बहुत ही प्यारी एकांकी है। हम देखेंगे इस एकांकी में किस तरह से एक माँ है जो अपने संतान से कितना प्रेम करती है और इस प्रेम में कितनी वो हद तक है वो जा सकती है, कितनी अंधी तक हो जाती है अपने बच्चों के प्रेम में, अपने बच्चों के स्नेह में, अपने ममता अपना वात्सल्य है वो व्यक्त करने में वो कहाँ तक जा सकती है, किस हद तक वो पार है वो कर जाती है। इस एकांकी में हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी एकांकी है। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक है वो आप इसे सुनिएगा, वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये एकांकी। इसके एकांकी के पात्र परिचय है जिसमें मैं लिख देती हूँ। पात्र इसके एकांकी के ममता कवि इस एकांकी के पात्र है सुशील पिता है, माँ है, डॉक्टर है और चंद्रा, ये इसके एकांकी के पात्र है। इनका ही वर्णन आएगा। आप देखिए, प्रारंभिक संगीत के बाद तानपुरे पर ध्वनि मंत्र से तीव्र होता है और सुशील के खांसने और कहने का स्वर उभरकर छा जाता है। एक क्षण बाद वह पुकारता है। यानी प्रारंभिक जब एकांकी की शुरुआत होती है तो एक हल्का हल्का संगीत है वो बज रहा है, लेकिन हल्के संगीत के साथ ही तानपुरे की ध्वनि है वो सुनाई दे रही है और साथ में उसमें जो सुशील है, इस एकांकी का पात्र है सुशील, उसकी खांसने की आवाज़ और कहने का स्वर है वो सुनाई देता है। और एक क्षण बाद वह पुकारता है, सुशील है वो पुकारता है माँ माँ मामा करके पुकारता है। दूर से ही माँ का स्वर है वो आता है, आई बेटा, अभी आई, दूध ला रही हूँ। दूसरे क्षण पास आता स्वर, क्या बात है बेटा। और माँ है पास आकर सुशील से पूछती है कि क्या बात है पुत्र। सुशील, माँ पिताजी अभी नहीं आए, कहाँ रह गए। तो सुशील अपनी माँ से जिज्ञासा पूर्वक कहता है कि पिताजी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो। पता नहीं बेटा, कहाँ बैठ जाते हैं, शायद डॉक्टर के पास चले गए होंगे। क्यों, कुछ मांगना था क्या। मैंने उनसे कॉलेज की फीस भेजने को कहा था, पता नहीं भेजी या नहीं। तो अपने कॉलेज की चिंता कर, अपने पढ़ाई की चिंता करते हुए कहता है कि मैंने पिताजी को कॉलेज की फीस भरवाने के लिए कहा था, पता नहीं उन्होंने कॉलेज की फीस है वो भिजवाई भी है या नहीं। तुझे तो बेटा बस एक ही बात की रट लगी रहती है। माँ का देखिए, मामा तो यहाँ जाता है तो कहते तुझे तो बस बेटा एक ही बात की है वो रट लगी जाती है। पहले तू अच्छा तो हो जा, ठीक तो हो जा, स्वस्थ तो हो जा, तब नहीं कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, फिर जाने की बात सोचना। तीसरी बार बुखार उतर कर फिर से चढ़ गया है। माँ, तुम सदा शंका करती रहती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बार उतर कर बुखार फिर नहीं चढ़ेगा। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा तुझे बुखार कभी न चढ़े, पर हर बार डॉक्टर की कोशिश करने पर भी है वो वापस आ जाता है। माँ है, माँ तो का देखिए मन होता है, वो कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे हैं वो अस्वस्थ हो, हमेशा अपने बच्चों के स्वस्थ होने के लिए कामना करती रहती है। तो माँ कहती है बेटा मैं कभी नहीं चाहती कि तुझे बुखार है वो फिर से आए, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर हर बार कोशिश करते हैं लेकिन ये फिर आ जाता है आपके। न जाने भगवान हमें इतना कष्ट है वो क्यों दे रहे हैं, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। भाग्यवादी बन जाती है या ईश्वर को दोष देने लगती है। भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है माँ, लेकिन बेटा समझाता अपनी माँ को, माँ अगले हफ्ते कॉलेज जाऊँगा, फिर एक दिन है मैं डॉक्टर बनूंगा। भगवान करे बेटा तेरी भागा फले फूले और वह दिन देखने को मिले। पर यह तो पता अपने भाइयों की तरह तो भी तो मुझे छोड़कर नहीं चला जाएगा। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से स्वस्थ हो जा, कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई करते हुए तू डॉक्टर बने। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी जबान है वो फल जाए, अभी जो तुमने कहा था वो सत्य हो जाए, तेरी वाणी पर है वो माँ शारदा विराजमान हो। मैं तो यही चाहती हूँ। और तू लेकिन बेटा तू बड़ा होकर अपने भाइयों की तरह तो नहीं करेगा, जैसे तुम्हारे बड़े भाई है वो मुझे छोड़कर चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। सुशील कहता है नहीं माँ, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़कर। इसी कस्बे में, माँ कहती है इसी कस्बे में रहोगे ना, जब बड़े हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर
लग जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है हमारे भारत देश में, हमारे भारतीय समाज में ऐसा देखा गया है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने गाँव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, फिर वहाँ और ऊंचे पद मिल जाते हैं तो विदेशों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो यही डर है जो सुशील की माँ को भी है, वो सता रहा है कि बेटा कहीं तो डॉक्टर बन के मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो कहता है कि नहीं, यहीं रहूँगा। कहता इसी कस्बे में रहूँगे ना, इसी कस्बे में, कहीं और तो नहीं चले जाओगे, शहर तो नहीं चले जाओगे। तो बेटा हाँ माँ, कहता है हाँ माँ, इधर दूर दूर तक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, बेरोक टोक शिकार खेलते रहते हैं, भला ऐसी हालत में देश कैसे उन्नति कर सकता है। तो देश की बात करता है सुशील कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा यहाँ से छोड़कर, इसी कस्बे में रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो रोग है वो बिना रोक टोक के है, फैलता रहता है, तो मैं तो यहीं रहकर कार्य करूँगा। तुम्हें तो बेटा बस देश की लगी रहती है, मैं कहती हूँ देश की चिंता पीछे करना, पहले अपने को तो देखो। तो बेटा कहता है ना कि ऐसे देश उन्नति कैसे करेगा। तो कहते हैं तुझे तो हर समय देश की लगी रहती है, तुम अपने बारे में तो सोचो पहले। सुशील माँ, मैं ही तो देश हूँ। तो यहाँ देशभक्ति के भाव मर गए सुशील के अंदर। कहते हैं मैं ही तो देश हूँ, देश बना किससे है, हम लोगों से ही तो बना है, हम देशवासियों से ही तो देश बना है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आखिर तुम ये बातें कहाँ से सीखते हो। तुमसे माँ, तुमसे, मुझसे, हाँ माँ तुमसे, तुम्हारे ही तो बेटे हैं, तुमने ही तो हमारा सृजन किया है, हमें पाला है, पोसा है, जन्म दिया है। बेटे तो तुम मेरे ही हो, पर मुझे ये बातें आती नहीं, फिर मुझसे कैसे सीखते हो। मैं तो ऐसी बातें नहीं करती कभी, लेकिन मुझसे कैसे सीख लिया। तुम्हें पता नहीं माँ, तुम्हारे मन में ये सब बातें छिपी रहती है। अचानक से द्वार पर दस्तक होती है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, शायद पिताजी आए हैं। देखो तो माँ, अभी जाकर तू दूध पी ले और लेट जा, डॉक्टर ने भूत बोलने के लिए मना किया है, तू पहले स्वस्थ हो जा। अच्छा माँ दूर जाती है, पर दूर जाती है पर ध्वनि सुनाई देती है। दूसरी क्षण में बोलती बोलती पास आती है, समझ में नहीं आता मेरे बेटे होकर भी ये कैसी बातें करते रहते हो, हर वक्त देश, कर्तव्य, मानवता की रट लगाए रखते हो, कहाँ से सीखते हो ये बातें। यही रट लगाते लगाते इसके भाई है वो सब चले गए और यह भी चला जाएगा, ऐसा माँ वो मन मन में बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। सुशील जो मेरी आखिरी संतान है, जो मेरी आखिरी आशा है, यह भी चला जाएगा, ऐसे मन ही मन में सोच रही है सुशील की माँ। भावावेश में आ जाती है, तानपुरे पर संगीत है वो भरने लगता है। दरवाजे पर दस्तक तेज होती है, माँ चौंक कर जोर से बोलती है, बोलती हूँ अभी बोलती हूँ। किवाड़ खुलने का स्वर सुनाई देता है, बड़ी देर कर देते हो। चौंक कर कौन। चंद्रा का प्रवेश होता है। चंद्रा, चाची नमस्ते, मैं हूँ चंद्रा। चंद्रा, अरे तू कब आई बेटी। नमस्ते बेटी नमस्ते, भगवान तुझे सुखी रखे, तेरा सुहाग बना रहे, तू सब कुत्तियों अंदरा अंदरा, बहुत सारे ऐसे बात देती है। आई चाची, अभी शाम को ही आई हूँ। माँ ने बताया कि सुशील 3 महीने से बुखार में पड़ा है, 3 बार उतर उतर के बुखार फिर चढ़ा है। ऐसा कैसा बुखार है, कैसे पकड़ लिया इसको। माँ का स्वर है वो रुंध जाता है, क्या बताऊँ बेटी कैसा बुखार है। मेरी तो वह बात है बेटी, न जीने का सुख है न मरे का सुख है, न जाने मेरी मौत है वो कहाँ छिपी है। आँख नीचे जाए तो दुनिया का जंजाल टूट जाए। बड़ी दुखी होकर कहती है, अपने मन के भाव प्रकट करती है कि पता नहीं मेरे तो जीवन में ऐसे संघर्ष लिखे ही है क्या। मेरे की मौत आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो मेरी आँख मिल जाए तो संसार के सारे सुख दुख से पीछा छूट जाए, सारे जंजाल से मुझे मुक्ति मिल जाए। जीते जी की ममता है, मेरे पीछे क्या होता है कौन देखने आता है। चंद्रा कहते हैं, चाची तुम भी कैसी बातें करते हो, बहुत दुखी हो रही हो, ऐसी बात मत किया करो, भगवान सब ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे, कुछ करते तो क्या ये दिन देखने को मिलता। अगर भगवान कुछ ठीक करते तो क्या ऐसे दिन आते जीवन में, नहीं आते ना। क्या जाने यही दुख दिखाने का उन्होंने मुझे 14 बेटे दिए, मुझे 14 बेटे दिए। चंद्रा, 14 बेटे, आपके 14 बेटे थे। आश्चर्य से, 14 बेटे थे। हाँ बेटी 14 बेटे थे और आज मेरे पास केवल एक बच्चा है, वह भी जाने की रट लगाता रहता है। 13 बेटे हैं वो जो छोड़कर चले गए हैं, एक अंतिम बेटा बच्चा है वो भी जाने की बात करता रहता है। सुना है चाची आपके कुछ बेटे तो देशावर कमाने गए हैं, देशावर बाहर चले गए हैं, पर मुझसे क्या पूछ कर गए थे। जब जी में आया चल दिया तो कहते हाँ चले तो गए, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे पूछ कर तो गए नहीं, जब मन में हुआ चल दिए। मैं तो जैसे उनकी कुछ थी नहीं, देश ही उनका सब कुछ था। 3 तो किसी बम पार्टी में थे। बम पार्टी में, सच। हाँ बेटी, एक दिन एक लड़का आता है, सब कुछ बता कहता है,
वह भी इसी तरह घर से भागा हुआ था। बहुत दिनों के बाद है, फिर तो उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। और बाकी कहाँ गए चाची? 7 तो बचपन में ही राम ने बुला लिए थे बेटी, 3 बड़े हो गए, बम पार्टी में चले गए, 2 कहीं समंदर पार देश चले गए। तो कहते हैं कि 14 बेटे उसमें से 7 तो है वो ईश्वर ने खुद अपने पास बुला लिए, वापस बुला लिए, देहांत हो गया उनका। बाकी 3 है वो बम पार्टी में चले गए, 2 है वो कहीं समुद्र पार विदेश चले गए। उनका तो कुछ पता भी नहीं लगा, जीते हैं या मर गए कुछ पता ही नहीं है। मेरे पास से तो सब गए हैं जैसे थे ही नहीं। हाँ, कुशल से कुछ आशा थी, उस पर बड़ी मिन्नतें मांगी थी, जात बोली, चढ़ावे चढ़ाए, पर वह भी ठीक विवाह के दिन चला जाता है, गला आंसू से रूठ जाता है। हाँ चाची, माँ सुना रही थी, बड़े चाव से तुमने उसका विवाह रचाया था, बड़े खाट बात किए थे, पर वही बात है कि मेरे मन का ऊँचू और विधना के मन का छू और सुना चिट्ठी लिख गया था। कहते हैं कि हाँ, तुमने उसके विवाह के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, बहुत अच्छे ठाट बाट से विवाह रचाया था उसका, लेकिन वो चिट्ठी लिखकर है वो विवाह के दिन ही चला जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मेरी माँ बता रही थी। चिट्ठी लिखने से क्या बनता है बेटी? चिट्ठी लिखने से क्या होता है? बेटा तो गया ही, मुझे किसी ने कुछ समझा ही नहीं। सदा कहते रहे माँ तुमसे भी बड़ी एक और माँ है। कहते मेरे बेटों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा, और हमेशा कहते रहे कि माँ तुम तो मेरी हमें जन्म देने वाली माँ हो, लेकिन तुमसे भी बड़ी एक माँ और बैठी है जो हमें पुकार रही है, बुला रही है, देश की माँ, भारत माता हमें बुला रही है। बेटी वे लोग देश को अपनी बड़ी माँ कहते थे। वह तुम्हारी भी माँ है, हम सबकी माँ है। कुशल भी यही देखकर रख गया था। बड़ी माँ ने बुलाया है, जा रहा, मेरी राह मत देखना, मेरा इंतजार मत करना। कुशल ऐसा कहकर लेकर चला गया। न जाने किसने उसे यह सिखाया था, पर जिन्होंने उसे पाला पोसा उसके लिए कष्ट है, उसके लिए कुछ भी नहीं रहे, और वे जिसको कोई जानता तक नहीं, उसकी सब कुछ हो गई। ये कैसे हो गया? सचमुच बड़ी बुरी बात है। न जाने चाची दुनिया का क्या होगा, कैसे कैसे सोच रखते हैं। कुशल का तो कुछ पता लगाया होगा, पता कौन लगाता? बाप तो उसका जैसा है, दुनिया सारी जानती है कैसा उसका बाप। लोगों ने जब ढूंढने को कहा तो बोला ढूंढना बेकार है, जो रहना नहीं चाहता उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसको घर में रहना है रहो, जिसको घर में नहीं रहना चले जाओ, ढूंढने से क्या फायदा? जिसका मन ही बन गया घर छोड़कर जाने का तो जाने दीजिए ना। मेरा काम उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना था, सो कर दिया, आगे भी जाने उनका काम जाने। चाची उन्होंने भी तो ठीक कहा था, और मैं क्या करती, औलाद ही बस में रहे तो माँ बाप क्या करें। पर खैर चाची जो हुआ सो हुआ, सुशील को देखो, उसका ध्यान रखो, 2-1 महीने में इधर ही रहूँगी, आ जाया करूँगी। अब तो उसका बुखार है वो उतर गया है। माँ बुखार तो 3 बार उतर चुका है। नहीं चाची अब नहीं चलेगा, ऐसे आसन का मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। द्वार पर फिर दस्तक होती है, और साथ ही सुशील का स्वर है वो सुनाई देता है, सुशील माँ माँ। सुशील के पिता आए जान पड़ते हैं, बेटे तू जरा किवाड़ खोलना, मैं सुशील को देखती हूँ, वह भी पुकार है। माँ का स्वर है वो दूर जाता है, सुशील का स्वर पास आता है, सुशील माँ माँ तुम कहाँ जाकर बैठ गई? आई बेटा अभी आई, चंद्रा आ गई थी, उससे बातें करने लगी थी। हाँ क्या बात है, क्या कहते हैं? माँ मुझे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा मुझको सर्दी लग रही है, कंबल तो देना। एकदम काम कर, ज़्यादा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मुझे फिर बुखार आ रहा है, हे राम मैं क्या करूँ? माँ कंबल लाओ कंबल, मुझे कंबल पे चढ़ रही है, जल्दी लाओ। अभी लाई अभी। ओ भगवान तुम क्या करना चाहते हो? भगवान तुम मुझ पर दया करो। चंद्रा तेरे चाचा आए, जरा जल्दी से उन्हें यहाँ भेजना दो। चाची डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, पद साहब सुनाई देता है। माँ डॉक्टर, ओ भगवान डॉक्टर आ गए, डॉक्टर साहब सुशील तो अब ठीक है ना? क्या बात है? अरे सुशील को कंबल क्यों उड़ाया, आप घबरा क्यों रही हैं? सुशील को फिर से सर्दी लग रही है, उसे फिर से ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? सबके एक साथ बोलने के स्वर बढ़ते हैं। डॉक्टर सुशील को फिर ज़्यादा लग रहा है। पिता भी, सुशील को फिर सर्दी लग रही है। माँ रोती, डॉक्टर साहब आप घबराइए नहीं, मुझे जरा देखने दीजिए। धीरे से, हेलो सुशील क्या हाल है? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जनाब, ये क्या कर लेते हो बार बार? शरीर के शत्रु से ऐसी मित्रता करना ठीक बात नहीं है। भाई देखो तो हाथ। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वैसे ही ज़्यादा अच्छा आया है, ठीक हो जाएगा। पिताजी आई है क्या? हाँ सुशील क्या बात है? मेरी फीस भेजा है, मेरी कॉलेज की फीस जमा करवाई कि नहीं करवाई? भेजा कि नहीं भेजा आपने? कल मैं शहर जा रहा हूँ, सब ठीक कराऊंगा, पहले तो ठीक तो हो जा, फिर मैं कल जा रहा हूँ शहर, तो तेरी फीस भी जमा करवा दूंगा। ठीक तो हो गया पिताजी, आज फिर ज़्यादा चढ़ा है, यह भी उतर जाएगा।
जाएगा, मैं कॉलेज अवश्य जाऊँगा। 5-6 दिन की देर हो जाएगी तो क्या, आप मेरी फीस है वो अवश्य जमा करवा दीजिएगा। पिता भेज दूंगा, तो चिंता मत कर। डॉक्टर सुशील को डॉक्टर बनने का बड़ा चाव है, वह अवश्य बनेगा। देश में की कोई बात नहीं, इसका परीक्षाफल इतना सुंदर है कि बहुत जल्दी वह अपनी सारी कमी को पूर्ण कर लेगा। कुछ परहेज तो नहीं की, तो कहता है कुछ तुमने जो मैंने बताया था बद परहेजी तो नहीं की? नहीं, कहता है कि नहीं, जो आपने मुझे कहा था वही मैं सब कर रहा हूँ, जो आपने करने के लिए कहा था वही कर रहा हूँ। जानता हूँ मैं एक आदर्श रोगी हूँ, तभी तो बार बार रोग को छाड़ कर अच्छे हो जाते हो। हाँ माँ जी, दवा तो सब दे दी थी, दवाई दी थी कि नहीं? माँ बिल्कुल उसी तरह देती जैसे आप बताया गए थे। बेचारा कभी जिद नहीं करता रहा, तो जिस वक्त जगह जो चुपचाप उठकर दवा पी लेता है, मगर फिर भी नहीं जाने क्या बात है कि ठीक है, जानता हूँ सब लोग बड़े पागल लोग कहते हैं लोग चिंता नहीं करते इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, पर यहाँ तो इसकी चिंता करते तो भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। चौथी बार है वो बुखार फिर से आया है, इसे 3 महीने में चौथी बार बुखार चल रहा है। डॉक्टर कहते ना, हाँ मेरी भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, इसको बुखार है वो उतर के फिर क्यों चढ़ जाता है? पिता डॉक्टर देख लेते हैं, पिता उसे चलने के लिए कहते हैं, सुशील भाई दवा तो भेज ही रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए यह दोस्ती खत्म करो। अरे मुझे तो खुद इनसे कोई प्रेम नहीं, पर न जाने क्यों बार बार आ जाता है। डॉक्टर साहब इस बार कोई तेज सी दवा दीजिएगा। सुशील कहता है, मुझे कोई अच्छी दवा दीजिएगा ताकि मेरा बुखार है वो फिर से न आए। ऐसी तेज दूसरा की बुखार भी क्या याद रखेगा। अच्छा जाओ द्वारकानाथ जी चलिए। दोनों हैं, उनके जाने का स्वर है वो सुनाई देता है, दूर होती उनकी आवाज़ है वो सुनाई देती है। अब आगे देखते हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की एकांत की है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब आगे है, क्या सुशील का बुखार है वो इस बार तेज दवा से उतर पाता है या नहीं उतर पाता है? पिताजी उसके लिए क्या करते हैं, माँ का क्या प्रयास रहता है, या डॉक्टर उस चीज़ को पकड़ पाते हैं कि नहीं कि सुशील के बुखार है वो बार बार क्यों आ रहा है? कहीं इनके इसके बार बार बुखार आने के जिम्मेदार उसके घर के सदस्य ही तो नहीं है, कहीं उसकी माँ ही तो नहीं है जो उसे ऐसा कुछ दे रही है कि बुखार फिर से चढ़ा आता है? क्योंकि माँ है अपने बेटों को अपने से अलग होने देना नहीं चाहती है, अपने पास ही रखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा कुछ गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, जिसके कारण सुशील है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें हम अगले भाग में है वो पढ़ेंगे। आज हमने भाग 1 का अध्ययन किया, कल हम इसका भाग 2 है वो पढ़ेंगे। ये भाग 1 हमने पढ़ा ममता का, इसके आगे की जानकारी हम कल के भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।